नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्चुगल की राजकीय यात्रा पर। पोर्चुगल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने से की बातचीत। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर यादगारी डाक टिकट जारी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कठुआ में विनय सीमा चौकी पर शहीद को दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए बोले गृह मंत्री, देश की सुरक्षा के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार। भाजपा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध मार्च। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से भी अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को किया है रद्द। दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रेखा सरकार सख्त। बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री, बर्दाश्त नहीं करेंगे शिक्षा का बाजारीकरण। दिल्ली के अभिभावकों के हित को बताया सर्वोपरि। और छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन लोन वर्राटू अभियान की बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सलियों सहित 26 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार से। और आज सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार नकेल कसने वाली है। जी हां, एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई जाएगी जो कि सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ाकर दी अभिभावकों को परेशानी। दिल्ली सरकार हुई सख्त, होगी 1677 स्कूलों की जांच। देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने जैसे ही फीस बढ़ाकर अभिभावकों की जेब और ज्यादा ढीली करने का प्रयास किया, वैसे ही दिल्ली की रेखा सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जी हां, सोमवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में कमेटी जाएगी और 1677 स्कूलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट का पालन करना होगा। आशीष सूद ने पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल में स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में प्रतिवर्ष केवल 75 स्कूलों को ऑडिट किया गया। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 साल का कोई ऑडिट जमा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली की रेखा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे और वे दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कृत संकल्पित है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे कमेटियां बनाएं और स्कूलों के अंदर ऑडिट कर 18 सवालों के जवाब मांगे।
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जिन जिन स्कूलों ने अपनी स्कूलों की फीस बढ़ाई है उनका डाटा अगले 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब एक बड़ी खबर झारखंड से नए वक्फ कानून को लेकर। झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बड़बोले मंत्री और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में इसे लागू ना करने का बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। भाजपा ने मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और जेएमएम नागरिकता कानून की तरह ही इस मुद्दे पर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नए वक्फ कानून पर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज। हेमंत सरकार के मंत्री के बयान से मचा सियासी घमासान। मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। भाजपा का पलटवार, कहा कांग्रेस और झामुमो कर रही है भ्रमित। कानूनों के जानकारों ने कहा संसद के कानून को लागू करना राज्यों का दायित्व। नए वक्फ कानून पर झारखंड में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी के नए वक्फ कानून के विरोध में दिए गए बयान से सत्ता के गलियारे में उबाल है। हालांकि कानून के जानकार कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों पर राज्यों के पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। नए संशोधित वक्फ कानून पर राजनीतिक बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ विधेयक में संशोधन का शुरू से ही विरोध कर रहे कांग्रेस ने अब वक्फ कानून बनने के बाद झारखंड में नया राग अलापना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार में मंत्री और विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि भाजपा का यह तुगलकी फरमान है और यह बिल झारखंड में लागू नहीं होगा। झारखंड में किसी कीमत पर यह बिल लागू नहीं होने देंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा है कि 3 तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए की तरह कांग्रेस जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है और उन्हें गरीब मुसलमानों के हितों की कोई चिंता नहीं है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक र्यूमर है, तो हमें भी सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम इस र्यूमर में फंस करके वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार न बने। इधर कानून के जानकारों का मानना है कि संविधान के मुताबिक संघ और राज्यों के अपने अपने क्षेत्राधिकार है। हालांकि संसद से पारित कानूनों के संबंध में विकल्प काफी कम है और उन्हें मानना राज्य सरकार की बाध्यता है। आपको याद होगा 3 तलाक में भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, लेकिन आज औरतें, स्पेशली मुस्लिम औरतें उससे बेनिफिट कर रही हैं और वैसे मैं श्योर हूँ कि वक्फ बोर्ड से भी लोग बेनिफिट करेंगे। कानून का रूप ले चुका है, ऐसे में सभी राज्य सरकारों को ये बाध्यता हो जाती है कि उस कानून को माने। इधर जिस मुस्लिम समाज के लिए इस कानून को मूर्त रूप दिया गया है वो भी इससे खुश है। झारखंड जमीयत उलमा के महासचिव मौलाना असगर मिजवाही ने कहा कि नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। जो मुसलमान के पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, उसके लिए हम चाहेंगे कि इसको उसी एतबार से उनके उत्थान के लिए और उसकी कामयाबी के लिए और उनके कामों में आने के लिए हम इसको फरोख्त भी कर सकते हैं। वक्फ कानून को लेकर झारखंड में पक्ष विपक्ष की अपनी दलीलें हैं जिस पर राजनीति भी खूब हो रही है। मंत्री इरफान अंसारी अपने बड़ बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी कांग्रेस के ये बयानबीर पार्टी को मुश्किलों में डाल जाते हैं। ताजा मामला नए वक्फ कानून से जुड़ा है जिस पर उनके आलाप ने नया राग छेड़ा है जो लंबे समय तक झारखंड में गर्मी के मौसम में राजनीति के पारा को गरमाए रख सकता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश का पहला होटल शुरू हो गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी और प्रतीक्षालयों की सीमित क्षमता को देखते हुए इस होटल की शुरुआत की गई है। लंबे समय से भोपाल स्टेशन पर एक सुव्यवस्थित, साफ सुथरे और सुविधाजनक रेस्ट एरिया की मांग की जा रही थी। इसे अब इस पॉड होटल के माध्यम से पूरा किया गया है। भोपाल में शुरू हुआ अनोखा होटल सिर्फ 200 रुपए में बिस्तर, लाइट, वाईफाई और बहुत कुछ। भोपाल रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू। यात्रियों के लिए कम रेट पर आरामदायक ठहरने की सुविधा।
मात्र 200 रुपए में मिलेगी एसी रूम की फैसिलिटी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीएनआर से होगी बुकिंग। भोपाल रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आराम और निजी स्पेस भी देगा। इसलिए मध्य प्रदेश के पहले पॉड होटल की शुरुआत भोपाल रेलवे स्टेशन में की गई है। स्टेशन पर यात्रियों को मात्र 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आरामदायक और किफायती सुविधा मिलेगी। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इसे बनाया गया है। इसकी बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा मैनुअली भी की जा सकती है। इसके लिए पीएनआर अनिवार्य होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बन के तैयार हुए हैं। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा। इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। ये पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर विश्राम की सुविधा मिल सके। रेलवे ने इसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जहां अब 78 पॉड्स उपलब्ध होंगे। 58 सिंगल, जिसमें 40 पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए होंगे, वहीं 20 फैमिली पॉड्स। हर पॉड में तकिया, बेडशीट, पढ़ने की लाइट, चार्जिंग सॉकेट, लॉकर्स और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पॉड हैं, 78 पॉड हैं, जिसमें कि यहाँ पे फैमिली पॉड्स भी हैं, प्राइवेट पॉड भी हैं, लेडीज़ के लिए अलग पॉड्स भी दिए गए हैं। तो और बड़े इसमें जो रेट्स हैं, जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं, जो कि लगभग 200 रुपये से शुरू शुरू होते हैं। भोपाल में हमारा लगभग जो फुटफॉल है, लगभग 70,000 फुटफॉल है। उसके देखते हुए यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे आईआरसीटीसी और नमो द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। पॉड होटल को कैप्सूल होटल भी कहते हैं। ये जापान से आया ट्रेंड है। इसमें छोटे छोटे कैप्सूल जैसे कमरे होते हैं। इन कमरों में यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिलती है। कम जगह में भी यहाँ अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए ये सुविधा शुरू की गई है। इसकी योजना 20 अक्टूबर 2019 को बनी थी। लगभग 6 साल बाद ये यात्रियों के लिए उपलब्ध हो रहा है। बुकिंग के लिए यात्री के पास पीएनआर नंबर होना जरूरी है। भोपाल रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आराम और निजी स्पेस भी देगा। यह पॉड होटल उन यात्रियों के लिए लाभदायक होगा जो कम खर्च में आरामदायक ठहराव चाहते हैं। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर बिहार से, जहां विशेष भूमि सर्वेक्षण का पोर्टल अब बंद होने जा रहा है। रैयतों को 31 मार्च तक जमीन से संबंधित स्वघोषणा पत्र विभाग को उपलब्ध कराना था, लेकिन बहुत से ऐसे जमीन मालिक हैं जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्व घोषणा पत्र जमा नहीं कराया है।
ऐसे में सरकार ने स्व घोषणा पत्र देने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दे दिया है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी। स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ी। बिहार में चल रहा है विशेष भूमि सर्वेक्षण। जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी सरकार को देनी है। 15 अप्रैल तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं जानकारी। बिहार के जमीन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने जमीन से जुड़े स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब आप 15 अप्रैल तक ये पत्र जमा करा सकते हैं। पहले ये तारीख 31 मार्च थी, लेकिन बहुत से लोग ये काम नहीं कर पाए थे, इसलिए सरकार ने उन्हें एक और मौका दिया। दरअसल बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसके लिए जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी सरकार को देनी होती है। ये जानकारी एक स्वघोषणा पत्र में भरकर देनी होती है। सरकार ने जमीन मालिकों की सहूलियत के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जमीन मालिक सर्वे से जुड़ी सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसमें सर्वे से जुड़े कर्मचारियों को मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड पर उपलब्ध है और उसका नाम है बिहार सर्वे ट्रैकर। इस सर्वे ट्रैकर में कई तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे आप अपनी गांव के जो भी अमीन कानूनगो एसओ हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर जान सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपके गांव में सर्वे का कार्य किस चरण तक पहुंचा हुआ है ये सारी सूचना भी आप पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर किसी प्रक्रिया के तहत कोई क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, स्वघोषणा समर्पित करना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं भी उस सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। सरकार के इस फैसले से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब वे 15 अप्रैल तक अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा सकते हैं। यह मौका उन जिलों के लोगों के लिए खास है जहां स्वघोषणा पत्र जमा करने का काम थोड़ा धीमा चल रहा था, लेकिन इसका फायदा सभी जिलों के जमीन मालिकों को मिलने जा रहा है। राज्य सरकार 15 अप्रैल के पहले प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश में जुटी है। स्व घोषणा पत्र सभी लोगों को देना था, तो काफ़ी जगह से अभी नहीं आया है, तो इसकी सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी सरकारी कर्मी है वो सहयोग करेंगे और सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना स्व घोषणा पत्र जितना जल्दी जमा करा दें ताकि हम सर्वे का काम पूर्ण कर लें। कोई प्रेशर नहीं है, सब लोग अपने सभी कागजात इकट्ठे कर सकते हैं और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के अनुसार 15 दिन की तिथि मुख्य रूप से उन जिलों के लिए बढ़ाई गई है जहां पर स्वघोषणा पत्र जमा करने की उपलब्धि काफी कम थी, लेकिन इसका लाभ सभी जिलों के जमीन मालिकों को मिलेगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था। सरकार की कोशिश है कि हर हाल में इसे इस साल खत्म कर लेना है। इसके लिए 1000 सर्वेयर की भी बहाली की जा रही है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर राजस्थान से, जहां जयपुर से जैसलमेर तक घर ही घर, यानी राजस्थान आवासन मंडल प्रदेशवासियों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य सरकार के बजट घोषणा 2025-26 के तहत आवासन मंडल विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं शुरू करेगा। इन योजनाओं में फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। राजस्थान में अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम। राजस्थान आवासन मंडल की नई योजना। जयपुर सहित 5 शहरों में जल्द लॉन्च होगी आवासीय योजना। राजस्थान में आशियाने का सपना देखने वालों के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाएंगे फ्लैट। राजस्थान में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राजस्थान आवासन मंडल जल्द नई आवास योजना ला रहा है। हर आय वर्ग के लिए जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में इन आवासीय योजनाओं को विकसित किया जा रहा है, जहां आवासीय परिसर के साथ हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग और जल संरक्षण जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लॉटरी के जरिए
ये स्वतंत्र आवास और फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। आवासन मंडल जो है इसकी उपलब्धि यही रही है कि वो सभी वर्गों को एक अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराता है। अपनी गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है और लोग विश्वास करते हैं कि कब आवासन मंडल की नई स्कीम लॉन्च हो और वो उसमें अप्लाई करें। विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करते हुए हाउसिंग बोर्ड की ओर से लाई जा रही योजनाएं प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होंगी। इन योजनाओं के तहत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। बजट अनाउंसमेंट्स में भी हमारी कुछ स्कीम्स के बारे में विवरण है, डिक्लेरेशंस किए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी ये प्रयास हम कर रहे हैं एज अ टीम कि हम कुछ योजनाएं अप्रैल में लॉन्च कर पाएँ, स्कीम्स को लॉन्च करें, और अन्य कुछ सेट ऑफ स्कीम्स है जो हमने प्लान कर रखी है, तो मई माह में भी हम ये प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे। देन वी विल हैव अ सेकंड फेज विच विल आल्सो कम अप। राजस्थान आवासन मंडल आम जन के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। राजस्थान आवासन मंडल का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएं। अपने आवास का सपना संजो रहे हजारों परिवारों के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की नई स्कीम काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। लंबे अरसे से बाट जो रहे हजारों परिवारों को इससे बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे आने वाले वक्त में हाउसिंग बोर्ड की आय में भी इजाफा होगा। कैमरा पर्सन हनुमान प्रसाद जायसवाल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ पोस्ट विनय का दौरा किया और बीएसएफ के जवानों से बातचीत भी की। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को अतुलनीय बताते हुए सराहा। गृह मंत्री शहीद पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने भी जाएंगे, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी माओवादियों सहित 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित माओवादी राजेश कश्यप आमदाई एरिया जन मिलिशिया कमांडर के पद पर सक्रिय था, जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख रुपए इनाम है। आत्मसमर्पित माओवादी कोसा माड़वी जनताना सरकार अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था, जिस पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित है। वहीं आत्मसमर्पित माओवादी छोटू कुंजाम सीएनएम सदस्य के पद पर सक्रिय था और उस पर 50,000 रुपए इनाम घोषित है। सभी माओवादी अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने एवं नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटना में शामिल थे।
और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी लगातार निशाने पर हैं। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से भी अधिक कर्मचारियों की नौकरी जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी से असली और फर्जी को अलग अलग करने का अनुरोध किया। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने 16 बार मामले की सुनवाई भी की। भाजपा नेता ने कहा कि शिक्षकों के हालात के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 500,000 चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर चंद्रचूड़, नाउ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। आज के भारत एट 7 में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।